मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को गंभीर सर के चैनल वाईफाई क्लासेस में पुनः स्वागत है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो बैच है वो हमने कल से स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बारे में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया। कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो बाकी हैं, जिनसे मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसी क्लास में कंटिन्यू आप जो क्वेश्चन सीरीज है उसको देखना ना भूलें, लास्ट तक वीडियो देखना, जिससे कि आपकी क्वेश्चन सीरीज़ में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं और विद इमेज के साथ, ग्राफिक्स के साथ उनको अच्छे ढंग से कवर अप किया है, जिससे कि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। और ये मैंने पहले भी बोला है कि जो स्टूडेंट पहली बार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता, उसको मैं आपको बहुत ईजी वे में सब कुछ मैटर कंप्लीट कराने वाला हूँ। दूसरी बात, ये मैंने कल भी गारंटी लिया था कि मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में 100% दावे के साथ मैं पूरा मटेरियल करा के चलता हूँ और क्वेश्चन आने की गारंटी भी लेता हूँ। क्लियर? चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड जो कोई भी मटेरियल उसको चाहिए, तो प्लीज़ आपको उसको इस चैनल से जोड़ें। क्लियर? चलिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जिसे कहा जाता है, उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक जो मटेरियल रह रहा है उसको कवर अप करा देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमको पढ़ना है कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध किस किस राशियों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है वो किन राशियों पर निर्भर करेगा। तो प्रतिरोध का एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर बराबर क्या याद रखना है? रो एल अपॉन ए। जहाँ पर रो जो है, ये रो, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रो को विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? देखिए, आपने कभी कॉपर का भी तार यूज किया होगा, कभी एल्युमिनियम का भी किया होगा, कभी लोहे का भी किया होगा। क्लियर? कभी स्टील का भी किया होगा। तो सभी अलग अलग पदार्थ है, ये तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, स्टील। तो इन सब का जो प्रतिरोध होता है वो इस विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर निर्भर कैसे करेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध समझिए, कोई भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं तांबे का तार है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध कैसे अलग होगा वो समझिए। यहाँ पे एल है चालक तार की लंबाई। एल क्या है? चालक तार की लंबाई। कल मेरे को एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हम फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो पूरा मटेरियल इस तरह से कराइए जिससे कि हमारी समझ में आ जाए। बिल्कुल, आप मेरे पे विश्वास रखिए, आपको पूरा मटेरियल मैं करा के दूंगा और अच्छे ढंग से करा के दूंगा। उसने बोला था कि मुझे नोट्स भी बनाने, बिल्कुल आराम से आप नोट्स बनाइए। आप बाद में अगर क्लास देख रहे हो तो पॉज करके भी देख सकते हो। हाँ, एक और चीज़, मैं जल्द से जल्द लाइव क्लासेस भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कि कब लाइव क्लास आएगी। उसको लाइव ही देखोगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे ए क्या है? ए है चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखिए, अगर मैं बोलूँ यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, यानी एकांक लंबाई का है, और उसका क्षेत्रफल 1 mm² या 1 सेंटीमीटर² या 1 मीटर², किसी भी टाइप में हम बात कर सकते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध होगा आर, वो किस पर निर्भर करेगा? आर बराबर रो।
यानी कि जो तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा वही चालक तार का प्रतिरोध होगा। कब? जब चालक तार की लंबाई जो है वो 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इकाई मीटर स्क्वायर या इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो। क्लियर? तो उसका प्रतिरोध का मान उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सभी पदार्थ का अलग होगा। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी कि अगर तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, तो जो अलग अलग पदार्थ के तार बनाए जाते हैं उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग होगा। क्लियर? चलिए आगे मैं अभी आपको इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या मस्त तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, स्मार्ट बोर्ड लेके आया हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को शेयर तो कर सकते हो ना, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो केवल उसने क्या बोला है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो तार पहले था 1 मीटर का, सपोज उसको 2 मीटर का कर दिया। हमने ना उसका क्षेत्रफल चेंज किया, यानी जितनी मोटाई का वो पहले था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही मोटा अब है। ना हमने तांबे के तार की जगह एल्युमिनियम बोला या एल्युमिनियम की जगह तांबा बोला। तो केवल हमने क्या चेंज किया है, लंबाई को 2 गुना, और पूछा क्या है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? समझ लीजिए कैसे करेंगे। आर बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, रो एल बटे ए। जब मैंने जिस जिस चीज़ के बारे में बात ही नहीं की है तो उसको हम हटा ही देंगे। ना मैंने रो की बात की है ना ए की बात की है, यानी कि ये तो पहले जैसे थे वही हैं, तो इनको हम हटा ही देंगे। तो आर जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, एल पर। यानी पहले प्रतिरोध R1 था तो पहले लंबाई L1। अभी नया प्रतिरोध क्या होगा, R2। अब लंबाई क्या कर दी है, 2 गुनी, यानी पहले L1 थी तो अब 2L1 कर दी है। L1 से L1 कट जाएगा तो प्रतिरोध क्या हुआ, R1 बराबर 1/2। R2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि अगर हम बात करें या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि R2 का मान क्या होगा। चलो अगर इसको ना निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि R2 यानी नया प्रतिरोध पूछा है हमें, तो R2 नया प्रतिरोध क्या होगा, L1 से L1 कट ही जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो R2 बराबर 2R1। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। पहले जो प्रतिरोध होगा उसका दोगुना नया प्रतिरोध होगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे ढंग से क्लियर समझ में आ रही होगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करा ही दिया है। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि यदि चालक तार की मोटाई को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चालक तार की मोटाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटाई आधी की है, यानी कि मैं बात कर सकता हूँ, अगर आपको ऐसे भी बोल सकता है कि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। मैंने क्वेश्चन बोला है आपको, यदि किसी चालक तार की त्रिज्या को यदि किसी चालक तार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे भी बोल सकता था, यदि चालक तार के व्यास को आधा कर दिया जाए। क्लियर? या मैं ऐसे भी बोल सकता था, यदि चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। कोई भी क्वेश्चन बना सकता था लेकिन आपको समझना है।
मैंने बोला है यदि किसी चालक तार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बटे ए। यहाँ पे ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और आर क्या है, त्रिज्या। तार कैसा होगा, गोलाकार एक तरह से, तो वृत्ताकार आकृति का इस तरह का तार है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। जब त्रिज्या आधी की है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ तक समझ में आया। यानी कि पाई का मान तो कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसके बारे में तो बात करेंगे नहीं। इस आर को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। आधे का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो क्या रह गया आपका, 1/4 रह गया। अब क्षेत्रफल 1/4 रह गया, विशिष्ट प्रतिरोध की बात हमने की नहीं है, लंबाई की बात की नहीं है, तो केवल बात किसकी करेंगे, ए का मान ही तो चेंज होगा। लंबाई के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, चालक तार के पदार्थ पर कुछ बोला नहीं है। तो आर बराबर ये क्या रह गया, 1/4। 1/4 मैं बोल सकता हूँ A/4, और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना। यानी कि जो पहले आर बराबर 4 ओम नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी प्रतिरोध पहले आ रहा था, ये R1 तो ये R2, तो R2 जो होगा वो पुराने प्रतिरोध यानी R1 का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि आगे क्वेश्चन सीरीज जब आएंगी तो भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। क्लियर। चलिए अभी हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए। एक कलर कोडिंग का और बता देता हूँ। कलर कोडिंग के क्वेश्चन आपको क्या आ सकते हैं, कलर कोडिंग। देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है वो पहले समझ लीजिए। मैं आपको एक और इमेज ले लेता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में ही आ जाए अच्छे ढंग से। एक और इमेज लेना पड़ेगा। इसमें शायद है नहीं। हम्म चलिए देखो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इस तरह से कोई क्वेश्चन है या टेबल मैंने आपको दे ही रखी है। देखो इस वाले में आपको दिख रहा होगा कि एक इस तरह के कलर दे रखे हैं, ये प्रतिरोध है, इसमें कलर भर रखे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे भर रखे। और हमें पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन इमेज दे दिया जाए एग्जाम में और आपको पूछा जाए कि इस वाले प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये जो प्रतिरोध है ये कितने ओम का है, ये आपको पूछा जाए तो आप कैसे पता लगाओगे, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए एक ट्रिक आपने पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लीजिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब ब्लैक और दूसरे वाले बी का मतलब ब्लू। फर्स्ट का ब्लैक हुआ, सेकंड वाले का ब्लू, थर्ड वाले का रेड, फोर्थ वाले का ऑरेंज, बाई का येलो, जी का ग्रीन, बी का ये वाला बी का ब्लू, अच्छा 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 सॉरी सॉरी, ये वाले बी का ब्राउन होता है और इसका क्या होता है, ब्लू। जल्दी में थोड़ा बहुत दिमाग उधर चला गया था। वी का वॉयलेट,
जी का ग्रे और डब्ल्यू का वाइट। तो एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसमें बी का, पहले बी का मतलब क्या है? ब्लैक। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। यानी कि ए वाली जो आपको डिजिट है ये जीरो से ध्यान रखनी है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। आपको जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था, ऐसे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो कलर भरे हुए हैं। तो पहले दो कलर यानी कि पहली दो डिजिट, यहाँ पे देखिए ये वाले डायग्राम में ये वाला और ये वाला पहला दो डिजिट जो होगा वो आप इस वाली टेबल से याद रखोगे। यानी कि जो भी कलर आपको दे रखा है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में ये दे रखा है न्यूमेरिकल, इससे करा देता हूँ आपको। देखिए पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रखा है? ब्राउन। ब्राउन के लिए क्या डिजिट है? एक। दूसरा कलर क्या है? ये वाला ग्रीन। क्या है? ग्रीन। तो ग्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है? 5। तो पहली दो डिजिट से वैल्यू हमने पता लगा ली कि रेजिस्टेंस यहाँ तक कितना हुआ? 15। थर्ड डिजिट का मतलब होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बोले तो गुणक, यानी कि 15 के सामने कितने का गुणा कर सकते हैं। इसका अभी मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहली डिजिट को बोलते ए, सेकंड डिजिट को बी, इनटू सी। सी होती है थर्ड डिजिट। पहली डिजिट ए, दूसरी डिजिट बी, थर्ड डिजिट सी और फोर्थ डी। ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। यानी पहली दो कलर की जो पट्टी हैं वो ए और बी हैं, ए और बी हैं, और थर्ड जो गुणक वाली है वो सी है, और टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी कि जिसमें परिवर्तन होता है वो डी है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है अपने नोट्स में, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। तो पहली डिजिट ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या ले लिया? एक। क्या लिया है? एक। दूसरी डिजिट क्या है? ग्रीन। ग्रीन के लिए क्या लेंगे? 5। क्लियर? थर्ड डिजिट यानी कि ये अपना रेड कलर जो है वो मल्टीप्लायर के लिए, थर्ड डिजिट जो होती है वो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बोले तो गुणक। ये वाली टेबल देख लीजिए, 10 की घात जीरो, 10 की घात जीरो का मान एक, फिर 10 की घात एक, 10 की घात दो, 10 की घात तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, यहाँ तक दे रखा है। अभी गोल्ड और सिल्वर के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। तो हमें कलर कौन सा दे रखा है थर्ड डिजिट में? रेड कलर है, और रेड के सामने घात कितनी है? 10 की घात दो, तो इंटू 10 की घात दो। अब अपना आता है टॉलरेंस प्लस माइनस। ये वाला कलर देखिए, ये वाला गोल्ड कलर है। कौन सा कलर है? गोल्ड कलर है। और गोल्ड के सामने टॉलरेंस कितना होता है? ±5%। तो अपना प्रतिरोध क्या होगा? 15 गुणा 10 की घात दो ±5%। अगर ये 10 की घात दो ना दे तो ऐसे भी दे सकता है 1500 ±5%। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल मैं इसका कराने वाला हूँ जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में हो जाए, क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको बताने वाला था कि गोल्ड और सिल्वर जो हैं उनका फर्स्ट और सेकंड डिजिट में कभी भी कलर नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये पहले और दूसरे जो कलर है पट्टी हैं ये गोल्ड और सिल्वर की नहीं हो सकती। थर्ड और फोर्थ जो है सी और डी, सी और डी वाली गोल्ड और सिल्वर की हो सकती है। तो अगर थर्ड डिजिट में होगा तो 10 की घात माइनस एक गोल्ड के लिए, और सिल्वर यानी कि चांदी के लिए 10 की घात माइनस दो। अगर टॉलरेंस की बात करेंगे तो गोल्ड के लिए ±5 और सिल्वर के लिए ±10%। क्लियर? चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं अभी, जिससे कि आपको ये अच्छे ढंग से क्लियर ही हो जाए आज।
क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, एक प्रतिरोधक में बाएं से दाएं तक पहले 3 बैंडों में पीला, पीला बोले तो येलो, दूसरा बैंगनी, बैंगनी बोलते हैं वॉयलेट को, ए है येलो, बी है वॉयलेट और लाल रंग है, सी क्या है रेड। तो ओम में प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब इसमें चौथी पट्टी नहीं दी गई है तो टॉलरेंस का मान ऑप्शन में भी नहीं है। क्लियर। तो चौथी पट्टी होती तो हम निकालते। तो मैंने क्या बताया आपको, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। अब यहाँ पे डी का तो कोई रोल ही नहीं रहा क्योंकि चौथी पट्टी का कोई रंग दिया ही नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे। पहला क्या है येलो, पीला, पीला का क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और ये ब्लू वॉयलेट ग्रे वाइट। इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही था। आपको क्या दिया गया है येलो, तो येलो दिया गया है। येलो के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 4, 4 लिख दिया। दूसरा क्या दिया है वॉयलेट, वॉयलेट के सामने क्या लिखा हुआ है 7, 7 लिख दिया। इनटू सी, सी यानी कि रेड, रेड के सामने देखिए क्या लिखा है 2, तो ये 2 नहीं रहेगा। मल्टीप्लायर वाले में क्या बताया था 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ऐसे 10 की घात 9 तक था। तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है 10 की घात 2, तो 10 की घात 2। 47 इंटू 10 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं 4700। प्रतिरोध की इकाई ओम। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन डी देखिए क्या कहा गया है 4700 अपना राइट आंसर। तो मुझे आशा है कि ये वाला टॉपिक जो है अभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी मैं फटाफट से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज कराने वाला हूँ। 20 से 22 क्वेश्चन हम करेंगे और विद इमेज के साथ। और वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर मार दो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का लक्ष्य आपका पढ़ाने का मेरा। क्लियर। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अपना क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं स्टार्टिंग से। चलिए क्वेश्चन क्या है अपना, वह चीज़ें जो करंट को बहने नहीं देती हैं वो क्या कहलाती हैं। मैंने आपको जब प्रतिरोध स्टार्ट किया था तो क्या बोला था, वह चीज़ें जो करंट को बहने नहीं देती हैं यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, विरोध यानी कि इसको अवरोध भी बोल सकते हैं, विरोध उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध को यहाँ पे हम इंसुलेटर भी ऑप्शन में दिया गया है। कंडक्टर बोलते हैं चालक को, तो चालक तो कभी भी धारा के मार्ग में विरोध करता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अपना राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लीजिए। रजिस्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा गया कि प्रतिरोध जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोध समझ लीजिए, फर्स्ट प्रतिरोध होता है फिक्स कैपेसिटर, फिक्स बोलते हैं स्थायी प्रतिरोध को। और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध को। किसको, परिवर्ती प्रतिरोध को। क्लियर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 2 टाइप होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ लेता हूँ, जिससे कि आपको अगली क्लास में सॉर्ट आउट करा देता हूँ वो भी चीज़। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार के रजिस्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो कौन से में अभी बताया था, फिक्स रजिस्टर जिसे हम स्थायी प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसमें तो स्थायी है यानी कि मान फिक्स होगा,
तो इसमें तो चेंज कर ही नहीं सकते। दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर, जिसे परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, और परिवर्ती प्रतिरोध में हम प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो पूछा क्या गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो कौन से वाले में नहीं कर सकते, फिक्स यानी कि स्थायी प्रतिरोध में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस मीटर की मदद से रजिस्टर की वैल्यू का पता लगाया जा सकता है। पूछा है कि कौन सा मीटर काम में लेते हैं जिससे कि हम प्रतिरोध का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड मीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, गति को मापने के लिए। वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभव मापी यानी कि विभव को मापने के लिए। मल्टीमीटर यानी कि बहुमापी, इसके द्वारा हम प्रतिरोध, धारा, विभव इन सब की गणना कर सकते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, मल्टीमीटर। क्लियर। इसके द्वारा हम प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। देखता हूँ आज कौन कौन कमेंट कर रहा है। कमेंट से ही तो पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक आपने क्लास देखा है। क्वेश्चन है, अगर किसी सर्किट में 300 ओम का रेजिस्टर यानी कि आर जो दे रखा है आपको 300 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ वोल्टेज दे रखा है 12, तो रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा, आई का मान आपसे पूछा है। यानी कि कोई बैटरी है 12 वोल्ट की, उसके साथ में रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है 300 ओम का, और पूछा गया कि परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो V बराबर मैंने आपको बताया था आई आर होता है, I बराबर होता है V बटे आर। आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वोल्टेज आपको 12 दे रखा है, प्रतिरोध आपको 300 दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार, नीचे क्या बचा 100, 4/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.04, और धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। अपना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी सर्किट में प्रतिरोध को कितनी तरह से लगाया जा सकता है। तो सामान्यतः हम पढ़ते हैं श्रेणी संयोजन, दूसरा पढ़ते हैं समांतर संयोजन, और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, श्रेणी समांतर संयोजन। तो कितनी तरह से हम जोड़ सकते हैं प्रतिरोध को परपथ में, 3 तरह से, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, और दोनों का कॉम्बिनेशन श्रेणी समांतर संयोजन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रतिरोधक जिसके चारों ओर वायर लपेटी होती है क्या कहलाता है। वह प्रतिरोध जिसके चारों ओर वायर लपेटी रहती है इस तरह का होता है। मैं भी आपको उसको एग्जाम इमेज के द्वारा भी बता दूंगा। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट रहते हैं जहाँ पे लीड लगी रहती है, ये तार होता है, ये तार होता है नाइक्रोम का, और नाइक्रोम जो है वो निकल तथा क्रोमियम दोनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। क्लियर। तो वे प्रतिरोधक जिसके चारों ओर वायर लपेटी रहती है उसको हम बोलते हैं वायर वाउंड रेजिस्टर, वायर वाउंड प्रतिरोध। तो ये कैसे होते हैं उसको देख लीजिए आप, और भी अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये वायर वाउंड रेजिस्टर है, ये वायर ऊपर की तरफ नाइक्रोम का लपेटा गया है, ये कैप है जहाँ पे लीड है, 2 पॉइंट रहते हैं ए और बी, ये इंसुलेटिंग फोम है जिसके ऊपर हम इसको तार को लपेट रहे हैं, और ये वाला वायर है। वायर कहाँ पे आपने कनेक्ट किया है, इन लीड के साथ, ए और बी पॉइंट है ना वो। क्लियर। चलिए और भी इसका एक और इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, इस तरह से भी आप देख सकते हो।
ये भी वायर बाउंड रजिस्टर ही है। क्लियर। चलिए, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये करा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 नंबर का। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल होते हैं। पोटेंशियोमीटर के कितने टर्मिनल होते हैं? तो पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल होते हैं। तीनों ऑप्शन में आपको दे रखा है टर्मिनल इन, टर्मिनल ग्राउंड और वाइपर। इसको इमेज से देख लीजिए कि पोटेंशियोमीटर पहले तो होता कैसा है, जिससे कि आपका पूरा फालतू का टेंशन ही ख़त्म हो जाए कि पोटेंशियोमीटर सर ने इमेज से नहीं बताया। देखिए, ये पोटेंशियोमीटर है। ये वाला जो पॉइंट है ए वाला, ये टर्मिनल है जो तार से जुड़ा हुआ है। इस तरह का एक तार है गोल आकृति में। ये वाला जो बी पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको वाइपर बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, तार के ये वाला प्रतिरोध का जो तार है उसके सिरे पे विसर्पी कुंजी की सहायता से ऐसे घुमाते हैं। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। और सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट ग्राउंड, GND टर्मिनल क्या है? ग्राउंड है। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट होते हैं पोटेंशियोमीटर, जिसको हम हिंदी में विभव मापी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्न में से वेरिएबल रजिस्टर नहीं है। तो देखिए, वेरिएबल रजिस्टर कौन नहीं है? पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर है, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर है, ट्रिमर वेरिएबल रजिस्टर है, थिन फिल्म रजिस्टर। थिन फिल्म रजिस्टर जो होता है वो कैसा होता है? वो एक स्थायी प्रतिरोध होता है। कैसा होता है? स्थायी प्रतिरोध। और बाकी के ये तीनों कैसे होते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध होते हैं, यानी कि वेरिएबल होते हैं। क्लियर। तो इसका मैं आपको एक इमेज भी दिखा देता हूँ कि थिन फिल्म रजिस्टर होते कैसे हैं। थिन फिल्म रजिस्टर होते कैसे हैं? ये जो दिख रहा है आपको, ये थिन फिल्म रजिस्टर है। ये आपने खूब देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में, थिन फिल्म रजिस्टर। क्लियर। ट्रिमर नहीं देखा है तो ट्रिमर भी दिखा देता हूँ कि ट्रिमर प्रतिरोध कैसे होते हैं। ये आपका ट्रिमर प्रतिरोध है, ये वाला आपका ट्रिमर प्रतिरोध है। क्लियर। और ये वाला आपका, सुनिए, अभी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर कौन से की बात कर रहे हैं। ये हमारा ट्रिमर प्रतिरोध है। ट्रिमर प्रतिरोध कौन सा है? ये वाला। और ये वाला कौन सा है? थिन फिल्म रजिस्टर है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है? किस प्रतिरोध के रेजिस्टेंस को बदलने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है? तो जो ट्रिमर होता है उसके प्रतिरोध को बदलने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और वो मैंने अभी बताया भी था कि ये जो ट्रिमर, ये वाला जो ट्रिमर है, ये वाला भी ट्रिमर है, इन दोनों के ये वाला भी ट्रिमर है, इधर देख लो, ये वाला भी ट्रिमर प्रतिरोध है, ये वाला भी ट्रिमर प्रतिरोध है। इनके प्रतिरोध को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, किसकी आवश्यकता होती है? अभी बताया था ना क्वेश्चन में, पेचकस की आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? वो कौन सा प्रतिरोधक है जो किसी सर्किट में वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये परपथ में क्या करता है? किसी परपथ में वोल्टेज के लेवल को कम या ज़्यादा, अब ये कैसे करता है समझ लीजिए। एक इमेज दिखा देता हूँ इसका। आपने प्रैक्टिकल लैब में भी देखे होंगे इस तरह के। पोटेंशियोमीटर का लिया था ना, चलिए इसमें शायद पोटेंशियोमीटर का मैंने लिया नहीं है। फिर कभी अगली क्लास में आपको दिखा दूंगा पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो सर्किट में वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने के लिए काम में
लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्लास भी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर होने लगे होंगे और मैं भी ड्यूटी करके आया हूँ तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधक के ऊपर कम से कम कितने कलर होते हैं? तो किसी प्रतिरोधक के ऊपर कम से कम पूछा है। कम से कम तो हम 2 भी बोल सकते हैं और अधिकतम हम 4 भी बोलते हैं। तो किसी प्रतिरोधक के ऊपर कम से कम 2 और अधिकतम 4। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधक का पहला कलर कभी नहीं हो सकता। ये नहीं और ऐड कर लेना इसमें, कभी नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि पहले 2 कलर जो हैं उसमें गोल्ड यानी कि सिल्वर, सॉरी गोल्ड यानी कि सुनहरा और सिल्वर यानी कि चांदी, ये दोनों कलर नहीं हो सकते। तो गोल्ड इसमें ऑप्शन में नहीं है, सिल्वर राइट आंसर होगा कि पहली 2 जो पट्टी है उसमें गोल्ड और सिल्वर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म पूछा है, पीपीएम का क्या मतलब होता है? तो पीपीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन किसको बोलते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। 10 लाख को क्या बोला जाता है? 1 मिलियन। यानी कि 10 लाख में एक भाग या एक हिस्सा, वो क्या कहलाता है? पार्ट्स पर मिलियन। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 10 मिलियन में अगर सपोज 20 है या 20% है, 50 है, 100 है, यानी कि 10 लाख में, यानी कि 1 मिलियन में, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख में किसी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी फुल फॉर्म लिया है मैंने। एसएमटी का पूरा नाम क्या है? ये रेजिस्टेंस की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिया है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? एसएमटी का पूरा नाम होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन इसका राइट है। एक अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करना है, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस लगे कि लड़के पढ़ रहे हैं। वह प्रतिरोधक जिसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी लाइट पर निर्भर करता है। देखिए इसका प्रतीक ऐसा होता है, आपने प्रकाश उत्सर्जक, डायोड, एलईडी, एलसीडी पढ़े होंगे। ऐसे ही वह प्रतिरोध जिसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी लाइट पर निर्भर करता है उसको हम लाइट डिपेंडेंट, प्रकाश निर्भर प्रतिरोध कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधक की खोज कब हुई? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1959। क्लियर। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए, कलर कोडिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दिए, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी करा दी, आर बराबर रो एल अपॉन ए करा दिया। ये मैंने आज की क्लास में आपको मटेरियल रेजिस्टेंस का कराया है। अभी कुछ और मैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगा और वो सीरीज़ कोशिश करूँगा कि वो लाइव क्लास में आ जाए, जिससे कि और भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े। लाइव क्लास जब भी आए तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़े। मेरे इस चैनल को और ज़्यादा फैलाने के लिए आपसे एक ही अनुरोध है कि चैनल को जो लिंक है क्लास की उसको शेयर कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जोड़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।